हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य सौंदर्य तत्व। ठीक है, यानी इसमें आपका रस, छंद तथा अलंकार, ये तीन चीज़ें आती हैं काव्य तत्व सौंदर्य में। और ये 6 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। ठीक है, यानी रस भी 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का छंद आपका आएगा और 2 ही नंबर का अलंकार पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल 6 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये आपकी 2024 बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। तो मैं इसको इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको अब और कहीं भी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आपका 6 नंबर 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए कंफर्म हो जाएगा, अभी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक को, रस, छंद और अलंकार को अच्छे से पढ़ते हैं, उसका उदाहरण भी अच्छे से समझेंगे तथा जो स्पष्टीकरण होता है उसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन सबको पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहला टॉपिक है रस। ठीक है, रस छंद अलंकार में सबसे प्रथम टॉपिक है रस। अब रस क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझो। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है, यानी रस का मतलब क्या होता है, आनंद। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो अगर आपका रस का परिभाषा आएगा तो सीधा लिख देना, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है, अब हमें रस तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा 2024 में हमें कक्षा 10 के लिए केवल 2 रस पढ़ना है, एक हास्य रस तथा करुण रस। ठीक है, और इसके अलावा हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं हास्य रस क्या होता है और करुण रस क्या होता है, उदाहरण सहित समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है आपका हास्य रस। तो हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है वो हास्य होता है बेटा, हंसी, जिसको हंसी बोलते हैं। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई अभी अपने चेहरे पर जो है जोकर जैसा बनाया है, ठीक है, टोपी लगाया है जोकर जैसा, तो आप उसको देखोगे तो हंसी आएगी ना। तो जब किसी की वेशभूषा या फिर रूप आकार देखो हंसी आ जाए तो वही हास्य कहलाता है। यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से, ठीक है, पृष्ठ होती है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है, यानी तभी हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम निये तरी तुलसी सो, कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी परसें पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनाथ कजू करुणा कज कानन को पग उधारे। ठीक है, तो अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। ठीक है, यानी अगर भगवान राम चरण स्पर्श कर देंगे तो जितनी भी शिलाएं हैं वो अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव इसका क्या है, हंसी है। अस्थाई भाव जो हास यानी हंसी है। अब इसका विभाव, विभाव है आलंबन, यानी विंध्य के वासी तपस्वी, आश्रय है पाठक, उद्दीपन है अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। ठीक है, अनुभाव क्या है, हंसना, और संचारी भाव है स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। ठीक है, तो ये आप हास्य रस में इतना लिखोगे, ठीक है, तो आपका हास्य रस कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा जो हमें बिंदु पढ़ना है रस, छंद तथा अलंकार में, वो आपका है करुण रस। ठीक है, करुण रस। अब देखो करुण रस क्या होता है। करुण रस, तो सबसे पहले परिभाषा देख लो। तो करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव हंसी है, हास्य है, ऐसे करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब शोक तीनों चीजों से संयोग करेगा तब जो है रस, करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लो, मणि खोए भुजंग। ठीक है, यानी जो सांप होता है जब वो अपनी मणि खो देता है तो मणि खोए भिजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस,
अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, अब देखो, श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता पिता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट कहलाता है। ठीक है, उत्कृष्ट यानी जब श्रवण के माता पिता की मृत्यु हुई तो उससे जो उनके हृदय में वेदना उत्पन्न हुई, उसका जो भाव, संचारी भाव, ठीक है, सब जो है अनुभव सब करुण रस में व्यक्त हुआ। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। तो देखिए, जो इसका अस्थाई भाव है वो अब क्या है, शोक। विभाव, आलंबन, श्रवण, आश्रय क्या है, पाठक। उद्दीपन जो इसका है, दशरथ की उपस्थिति। और अनुभाव जो होगा, सिर पटकना, प्रलाप करना, विलाप करना। और जो संचारी भाव होगा, स्मृति, विषाद आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमें रस पढ़ना है बोर्ड परीक्षा में, केवल 2 हास्य रस और करुण रस। अब आपका दूसरा खा नंबर टॉपिक है बच्चों, छंद। छंद क्या होता है? ठीक है, छंद। तो सबसे पहले छंद की परिभाषा यहाँ देख लो। वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। इसमें हमें जो वर्ण या मात्राएं होंगी उनकी गणना करना है और उसके द्वारा जो खुशी की अनुभूति होती है वही छंद कहलाता है। और आपको कक्षा 10 में केवल 2 छंद पढ़ने हैं, सोरठा छंद और रोला छंद। यही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी और कई प्रकार के छंद होते हैं जो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। चलो अब देखते हैं सोरठा छंद क्या होता है। तो यह एक मात्रिक छंद है। मात्रिक का मतलब मात्रा से समझिए, यह एक मात्रिक छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी इसमें 4 चरण होंगे। तो जो असम चरण होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें असम विषम बोल सकते हैं। तो जो विषम चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, यानी जो सम चरण होंगे उसमें 13-13 और जो विषम होंगे उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण देख लो, रहीमन पुतरी श्याम, मनोह जलज मधुकर लसैं, केंधो सालिग्राम, रुपए के अर्घाधर है। तो देखिए, 11 पहले चरण में और 13 दूसरे चरण में, फिर 11 तीसरे चरण में और 13 चौथे चरण में। यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टोटल 24 मात्राएं हैं दोनों लाइन में मिला के, 11 + 13 यानी 11 प्रथम और 13 द्वितीय चरण। तो हमें बस यही इतना लिखना है कि सोरठा छंद की परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण लिख देना है, बस। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा छंद जो हमें पढ़ना है वो है आपका रोला छंद। ठीक है, रोला छंद क्या होता है? तो यह एक सम मात्रिक छंद है। वो मात्रिक छंद था, यह एक सम मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। किसमें? रोला छंद में आपके। जैसे उदाहरण देख लो, पर साहस यह रूप देख होता है विस्मय, आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब जो आज बने हैं निर्मल कामी, रहते थे स्वाधीन समर में होकर नामी। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो इसमें 11 और 13 मात्राएं टोटल मिला के 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सम मात्रिक छंद है, यानी सभी में समान जो है 24 मात्राएं होंगी। जैसे देखो, 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11, यानी प्रथम में 11 हो गई। फिर द्वितीय में देखते हैं, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 1 13, यानी द्वितीय में 13। तो यानी जितने भी लाइन है इसमें सब में 24 मात्राएं होंगी, क्योंकि ये सम मात्रिक छंद है। रोला छंद जो है सम मात्रिक छंद है। तो छंद से केवल आपको रोला छंद, ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको सोरठा छंद, बस यही दोनों पढ़ना है। इससे ज़्यादा और पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं बच्चों, तीसरा जो है आपका अलंकार, यानी ये भी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार, टोटल 6 नंबर के। तो अलंकार देखते हैं, अलंकार किसे कहते हैं? तो देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। ऐसे सभी तत्व जो एक काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वही अलंकार कहलाते हैं, क्योंकि अलंकार का मतलब होता है सजावट, किसी चीज़ को अलंकृत करना, सजा देना, यानी उसकी सुंदरता को बढ़ा देना। अब हमें अलंकार कौन कौन सा पढ़ना है कक्षा 10 में? तो आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार, यही 3 अलंकार इसमें महत्वपूर्ण है और यही पढ़ना है।
तो सबसे पहला आपका है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, देखिए, जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं में किसी गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी वस्तुएं भिन्न होगी लेकिन जो उनके गुण या धर्म होंगे उनमें समानता बताई जाएगी। जैसे उदाहरण देखो, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। स्पष्टीकरण देखो, यहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई। तो चंद्रमा और मुख दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनके गुणों की तुलना की गई है ना, और समानता बताई गई है, तो ये उपमा अलंकार है। ठीक है। अब दूसरा आपका जो है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी उपमेय में उपमान की संभावना, वो आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लो, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। अब इसका स्पष्टीकरण देखो। देखो, उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय पर नीलमणि पर्वत के, ठीक है, नीलमणि के पर्वत उपमान तथा पीतपट उपमेय इसमें तथा प्रभात की धूप उपमान की संभावना की गई है। यानी क्या करना है, उपमेय में उपमान की संभावना करना है, तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। अब आपका अगला है जो है वो है रूपक अलंकार। ठीक, रूपक अलंकार क्या होता है, तो देखिए परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में जो है आरोप किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लो, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। अब स्पष्टीकरण देखो, यहाँ मुख उपमेय में चंद्र उपमान का तथा मन उपमेय में सागर उपमान का भेद न करके एक रूपता बताई गई है। ठीक है। यानी भेद रहित, कोई भेद न किया जाए, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। या फिर दूसरा उदाहरण देख लो, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण में कमल का भेद न बताकर एक रूपता बताई गई है। तो आप दोनों में से कोई एक उदाहरण लिख सकते हैं और स्पष्टीकरण भी देते हैं। तो बच्चों, आपको जो है स्पष्टीकरण लिखना भी आवश्यक है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो ये टॉपिक आपका 6 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड 2024 में यही इतने प्रश्न आएंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपका टारगेट 90% है, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से अभी से तैयार कर लो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो तथा बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे।